Welcome to my channel once again. This is test number 6 and we have completed already test number 1, 2, 3, 4 almost complete, 5 is going on. Okay, this test number 6 is related to the modern history. Modern history means modern India. This is test number 6. Okay. डिस्कस मैंने ऑलरेडी आपसे कल शेयर कर लिया था कि क्या टॉपिक है इसके अंदर. करंट अफेयर इसका मार्च अप्रैल 2024 का है. चलिए क्वेश्चंस करते हैं, टाइम पास नहीं कर. आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे काम करते हैं एक बार. देखो इस टेस्ट सीरीज का पर्पज़ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो. यूपीएससी का सिर्फ एक ही रामबाण है, जितने आप क्वेश्चंस करोगे उतने ही पेपर अटैम्प्ट होंगे क्वेश्चन. अगर आप नोट्स पढ़ते रह जाओगे तो नोट्स भी पढ़ते रह जाओगे. नोट्स पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं. विद द रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, प्रभात फेरीज, मैजिक लैंटेन्स, वानर सेना वाज एसोसिएटेड विद. कह रहा है वानर सेना हो, मैजिक लैंटेन्स हो, ये किससे रिलेटेड है? तो उसका आंसर है इट वाज रिलेटेड टू द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स. इसको हम सीडीएम मूवमेंट कहते हैं. तो सीडीएम मूवमेंट जो हमारे पास था ये पॉपुलर था कि वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ द मोबिलाइजेशन, इसके अलग तरह की वैरायटीज़ थी. जैसे हम अगर प्रभात फेरीज की बात करें तो प्रभात फेरीज क्या मतलब है इसका? प्रभात फेरीज का क्या मतलब है? प्रभात फेरीज का मतलब ये है कि इसके अंदर भाई बैंड्स ऑफ मैंस होते थे, वुमेन होते थे, चिल्ड्रंस होते थे. ठीक है, ये क्या करते थे? बैंड था इनका. और ये क्या करते थे? ये सॉन्ग्स गाते थे. इंडियंस मतलब इंडियन सॉन्ग्स या नेशनलिस्ट अगर हम बोलें तो नेशनलिज्म सॉन्ग्स गाते थे. तो ये उसको हेल्प करता था. तो कह रहा है कि जो फेरीज हैं, फेरीज वॉज द बैंड इन विच द मैंस, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस वॉज देयर. ये सिंगिंग करते थे नेशनल सॉन्ग्स को एंड बिकम द रूल्स. और ये क्या करते थे? एक तरह का रूल बन गया था विलेजेस के अंदर एंड टाउन्स के अंदर. पहली बात. मैजिक लैंटेंस का मतलब क्या था? मैजिक लैंटेंस के यहाँ पर क्या मतलब था? जो वहाँ पर इलीगल न्यूज़ शीट्स मिलती थी भाई, जिनको नहीं चाहते थे कि भाई वो लोगों तक जाएं, उसको पहुँचाने के लिए एक मैजिक लैंटेंस का यूज़ करा जाता था ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन जाए, एक मैसेज जाए विलेजेस को. अच्छा, वर्णा सेना हमारे पास क्या थी? वर्णा सेना उस टाइम पे जो बच्चे थे, चिल्ड्रंस थे, वो जाके वर्णा सेना बनाते थे. वानर सेना. ठीक है, जब मंकी आर्मी भी कहते हैं इसको. ठीक है, इसमें तो ये ज़्यादातर जिसमें चिल्ड्रंस होते थे. अच्छा, जो वहाँ पे बच्चे होते थे, मतलब गर्ल्स थी, वो चाहती थी हमारी सेना बने. उनका नाम होता था कैट आर्मी. ठीक है, मंजरी सेना. तो ये इसका मतलब है दीज ऑल आर रिलेटेड टू द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट. पहली बात. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. विद द डिफेंस ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं. लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, सही बात. इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर, सही बात है. एंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट वाज इंट्रोड्यूस इन बंगाल बिहार 1973 बाय द लॉर्ड कार्निवर्स. ठीक है, तो ये हमारे पास ठीक है कि ये पहली बार बंगाल और बिहार में हुआ था. एक याद कर सकते हो, उड़ीसा में भी हुआ था. उड़ीसा के अंदर भी ये आया था. तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है. सेकंड, इट इज़ रिकॉग्नाइज जमींदार एज द लैंड ओनर्स एंड मेड ओनरशिप राइट्स हेरिटेज ट्रांसफरेबल. ये भी सही है. इसमें क्या होता था कि एक जमीन लैंड है, जमींदार उसका ओनर बन जाता था. ठीक है, इस पर जो लोग काम करते थे, तो जमींदार क्या करता था, कुछ पार्ट, मतलब 2 तरह का पार्ट था. मतलब 10/11 पार्ट तो ये देता था कंपनीज को, और 1/11 पार्ट रखता था वो खुद, मतलब सेल्फ. तो ये सिस्टम था. तो कुछ पहले फिक्स हो जाता था कि हमें इतना पैसा देना ही देना है. ठीक है, पर लेकिन होता ये था कि इसकी वजह से हुआ क्या, एक्सप्लोटेशंस ऑफ जो काम करने वाले हैं, प्रेजेंट्स हैं, उनका एक्सप्लोटेशन हुआ. क्योंकि फिक्स अमाउंट कर लिया, अब उन्हें देना है 10/11 कंपनी को. किसको? जमींदार के द्वारा. पर लेकिन अगर मान लो फसल ख़राब हो गई या फेमिन आ गया, सही तरीके से वो रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ, वो उस पर दबाव बनाते थे किसानों के ऊपर, तुम्हें इतना पैसा देना ही देना.
ठीक है। बेसिकली इट गिवन टू द राइट टू द जमींदार टू कलेक्ट द एनी रेवेन्यू बिकॉज 10/11 रेवेन्यू वॉज अ फिक्स टू द कंपनी एंड 1/11 फिक्स टू द सेल्फ। तो थर्ड पढ़ते हैं, जमींदार हैड द गिवन 1/3। नो, अभी तो बताया मैंने आपको, जमींदार का कितना परसेंट था, 1/11। तो इसका मतलब है 2 है, ओनली 2 आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। कंसिडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर डिसमेंटल इट इज एट द ग्लोबल लेवल, ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो पहली हमारे पास है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963। ठीक है, इट वॉज, अभी कह रहे हैं कि हाउ मैनी ऑफ द अबव ट्रीटी साइंड एंड रेक्टिफाइड बाय द इंडियन। तो ये ट्रीटी रेक्टिफाइड है इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये ट्रीटी किसके लिए थी कि भाई कोई टेस्ट नहीं करोगे, नो न्यूक्लियर टेस्ट इन आउटर स्पेस। याद भी कर लो किस चीज़ के लिए थी, आउटर स्पेस में कोई टाइल नहीं करेंगे। ये हमारे पास साइंड है इंडिया के द्वारा, पहली बात। सेकंड है हमारे पास ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एनपीटी, ये साइन नहीं की। ठीक है, इसका में हमारे पास क्या होता है कि स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स एंड टेक्नोलॉजीज को आप स्प्रेड नहीं करोगे, स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारे पास थी पर लेकिन साइन नहीं करा इंडिया ने। तीसरा हमारे पास CTBT कॉम्प्रिहेंसिव बैन ट्रीटी, ये भी इंडिया ने साइन नहीं करी है। इसमें क्या होता है कि ऑल एक्सप्लोजन फॉर द मिलिट्री एंड एक्सप्लोसिव पर्पस फॉर इन्वायरमेंट, ये क्या करता है, इसको रोकता है। प्रोहिबिट ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये भी ट्रीटी ने नहीं साइन करा है। थर्ड टी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये भी साइन नहीं करा है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक साइन करा, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 4 पे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशनशिप द प्रिंसिपल ऑफ द रिफॉर्मेंट, इन प्रिंसिपल रिफॉर्मेंट हमारा कहाँ पे देखा जाता है। देखो प्रिंसिपल रिफॉर्मेंट हमारे पास क्या है, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन हुआ था हमारे पास, कन्वेंशन हुआ था। तो हमारे पास कन्वेंशन जो हुआ था ये स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी है उसके ऊपर हुआ था 1951 में। तो उसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 33, जिसके अंदर ये कहा गया है कि ऐसा कोई रिफ्यूजी जिसको अपने देश में कोई खतरा है, जान से मारने की लगता है कि वो जान उसे अगर वो देश अपने वापस गया तो उसको दिक्कत होगी, तो उससे क्या हो, जो वहाँ पर जो स्टेट है वो उसको प्रोटेक्शन दे, उसके राइट्स का ध्यान रखे। तो ये एक तरह का रेफरेंडम था। तो इट इज़ नॉट साइंड बाय द, ये भी इट इज़ नॉट बाय इंडिया ने कभी साइन नहीं किया है, पर लेकिन इंडिया इसका ध्यान रखता है। तो द प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्मेंट भी किससे रिलेटेड है, ये इसी का पार्ट है, रिफ्यूजी माइग्रेशन का। तो आंसर इसका डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डोमिनेंस स्टेटस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द कम्युनिटीज एडल्ट फ्रेंचाइजी इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर रिकमेंडेड बाय द नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 28 के अंदर आई थी। ये रिपोर्ट तब बनी थी जब हमारे पास लॉर्ड ब्रिकनहेड जो सेक्रेटरी था ऑफ स्टेट, उसने साइमन कमीशन बनाया। ठीक है, इसलिए बनाया कि उसको लगता था कि द इंडियन हैव नो एबिलिटी टू फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस चैलेंज वाज एक्सेप्टेड एंड उसके बाद ही 1928 के अंदर ये नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट के अंदर हमारे पास इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये था, सेपरेट इलेक्टोरेट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। इट रिजेक्टेड द 2 स्टेट थ्योरी, डोमिनेंस ऑफ स्टेट, इसका मतलब है ऑल आर 3, 3 सही थे 4 गलत थे। ठीक है जी, चलो जी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अरेंज ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट ऑन द क्रॉनिकल सीक्वेंस। तो म्यूटनी स्टार्टेड बाय ऑन मेरठ, पहला मंगल पांडे किल्ड हुगेसन एंड बागू,
तीसरा हमारे पास है बहादुर शाह जफर वाज डिक्लेयर्ड द शहनशाह हिंदुस्तान। तो अगर हम पहले देखें, सिंपल सी बात हम करें, तो बेसिकली पहले तो मंगल पांडे ने उनको मारा था, बाग को। तो पहला तो हमारे पास ये हुआ, मतलब 2। उसके बाद म्यूटनी स्टार्ट हो गई थी मेरठ के अंदर, मतलब 2-1 ये रहा। उसके बाद सबसे लास्ट में बहादुर सफ़र को हमने क्या बना दिया था उसको, शहनशाह हिंदुस्तान 3। तो उसका आंसर है बी। अच्छा, ये सारा केस जब स्टार्ट हुआ था, जब 1801 के अंदर वेल्सली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम स्टार्ट किया था इन अवध। ठीक है, उसके बाद ही सारी कहानी स्टार्ट हुई थी। तो आंसर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड बाय द लॉर्ड वर्सले। गलत है, इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द लॉर्ड डलहौजी। डी से डलहौजी, डी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्लेस, याद कर सकते हो। तो पहला हमारा गलत हुआ। झांसी वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल स्टेट टू एनेक्स द अंडर दिस डॉक्ट्रिन। गलत है, पहला था हमारे पास सतारा। 1848 के अंदर था हमारे पास सतारा। 1848 के अंदर था सतारा। ठीक है, 1854, 1849 ले लो तुम, उसके अगले साल ही जयपुर आया, अंदर में ले लिया उन्होंने, और संबलपुर आया। संबलपुर आया 1854 के अंदर इन्होंने झांसी ले लिया, नागपुर ले लिया। 1855 के अंदर इन्होंने ले लिया आरकोट। ठीक है, और 1856 के अंदर इन्होंने ले लिया उदयपुर और अवध। ये क्रोनोलॉजिकल आप याद कर सकते हो। तो पहला सेकंड हमारा गलत हो गया। इट वॉज स्टेपलेटेड द एनेक्सेशन ऑफ द स्टेट वेयर द रूलर डिड नॉट हैव द नेचुरल हेयर। ठीक है, ये सही है। तो ओनली 1। डॉक्ट्रिन लपास में क्या होता था कि जिन स्टेट का अपना उत्तराधिकारी नहीं है, उस स्टेट को अंग्रेज अपने अंदर ले लेते थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मंजरी कॉन्फ्रेंस। मंजरी कॉन्फ्रेंस हमारे किससे रिलेटेड है? मंजरी कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा, अगस्त के अंदर 1921 के अंदर एक मालाबार डिस्ट्रिक्ट है केरला के, वहाँ पर जितने भी जो लैंड होल्डर और किसानों के बीच में, मतलब पीजेंट के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। ठीक है, उसको लेके कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी, मंजीरा कॉन्फ्रेंस कहते हैं इसको। तो इट वाज रिलेटेड टू द प्रेजेंट मूवमेंट इन मालराबा। तो आंसर है इसका ए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर चल लो 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। शी मीट, वो मिली थी दादू भाई नंजोरे इन इंस्पायर्ड बाय हिज आइडिया एंड प्लग्ड इनटू द फ्रीडम मूवमेंट्स एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस एज सूतागता। She raised the first flag of the Indian independence with the words written in the middle वंदे मातरम। ये लाइन याद कर लो। She raised the first flag of the Indian independence with the word written in the middle वंदे मातरम। She was named मैडम भकाजी कामा। She meet with रंजोरे इन लंदन, लंदन में मिली थी। पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। अ नंबर ऑफ द लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स कम्स टुगेदर इन कानपुर 1925 टू फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। बिल्कुल सही है। MN रॉय वो जनरल सेक्रेटरी। नो, द जनरल सेक्रेटरी वो SV घाटे। तो ओनली 1 इज ऑप्शन। ठीक है जी। 11 में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंजोरी फर्दू, दादा भाई नरोजे, SS बंगाली, KR कामा। हाउ मैनी ऑफ द लेटेस्ट आर द रूमानी मजदियाना सभा। इनसे कौन रिलेटेड था? तो ठीक है, तो अगर हम देखें 19 सेंचुरी के अंदर 1851 के अंदर एक रिलीजियस रिफॉर्म हुआ था। ये रिलेटेड था पारसी के लिए। किसके लिए? पारसी के लिए। तो उस टाइम पे उसके बारे में बात चलती रूमानी मजदूर सभा की। तो उसमें चारों थे, हम चारों हमारे पास थे। KR कामा भी था, SS बंगाली भी था, दादा भाई नंजोरी भी था, एन नरोजी फरदोसनी भी था। चारों थे। तो ऑल आर 4, आंसर 4। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं।
विद द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हिस्ट्री, तो क्या पहले पढ़ते हैं, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर द रीजन बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया पीरियड। ब्रिटिश इंडिया के पीरियड के अंदर ट्राइबल मूवमेंट जो हुआ था उसके कारण क्या थे, इंट्रोड्यूस ऑफ द लैंड रिवेन्यू सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। अराइवल ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी इन ट्राइबल एरिया, ये भी सही बात है। राइज ऑफ द मिडिल मैन, ये भी सही बात है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्राइबल फॉरेस्ट रिलेशनशिप, ये भी सही बात है। तो उसका आंसर ऑल आर फोर, ऑल आर फोर वाज द मेन रीजन, याद कर लो। In the context of the India relationship with the country, थेवा आइसलैंड was often in the context। कच्चा थेवा आइसलैंड बान बचली, अच्छा तो ये मान लो श्रीलंका है, तो ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार है, तो यहाँ पर है ये जो है हमारा आइसलैंड यहाँ पर है, इसका नाम है कच्चा थेवा आइसलैंड, ठीक है। और यहाँ पे पूरा पार्ट इंडिया का पड़ता ही है। तो एक तरह से एक तो डिस्प्यूट एरिया है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, पहली बात, ठीक है। अगर आप ये देखो एक कच्चा थर्ड जो एक तरह का इनहेबिटेड आइसलैंड है जो इंडिया और श्रीलंका के जो पल्क स्टेट्स के बीच में पड़ता है, ठीक है। ये आइसलैंड ऐसा आइसलैंड है जो इट वॉज रिजल्टेड ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन इन 14th सेंचुरी। वैसे तो माना ही जाता है कि 1974 के अंदर इंदिरा गांधी ने यह पार्ट श्रीलंका को दे दिया था, but there is a no written documents on it. That why it is under of dispute area between India and Sri Lanka.